नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका और हम सबकी चहेती मालती जोशी जी की लिखी हुई एक लघु कथा है। कहानी का नाम है रानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वंदना कुछ कांपते कुछ हांफते कदमों से हॉल पर पहुंची। जैसा कि उसने चाहा था, भीतर अंधेरा हो चुका था और नाटक अपने पहले उबाऊ चरण पर था। उसने बाहर कॉरिडोर के प्रकाश में अपना सीट नंबर एक बार फिर से देखा और यथाशक्ति अपने को समेटती सिकुड़ती टटोलकर सीट तक पहुंच गई। पर हाय रे दुर्भाग्य, अभी बैठकर सांस भी नहीं ली थी कि अंधेरे में प्रश्न उछला, अकेली आई हैं? उसने सहम कर देखा। वही उत्सुक आंखें, वही आतुर चेहरा। उसे इतनी कोफ्त हो आई। चाहे रविशंकर का सितार हो या मालिनी राजुरगर का गायन, शौकिया कलाकारों का प्रयोगी नाटक हो या संयुक्ता पाणिग्रही का ओडिसी नृत्य, ये अधेड़ जोड़ा हर कहीं टकरा जाता है। वंदना और कुमार जितना उनसे बचने की कोशिश करते, उतना ही वे लोग परिचय के लिए आतुर नजर आते। कभी पान ऑफर करते, कभी चाय का निमंत्रण देते कैफे में, कभी सख्ती से तो कभी नरमी से। कुमार हर बार उनके निमंत्रण को टाल देते, लेकिन अगर कोई बगल में ही आकर खड़ा हो जाए तो उसे आप नहीं रोक सकते। और फिर वह महिला अपने गंगा जमनी बालों का जूड़ा बार बार कसने का प्रयास करते हुए कहती, हम लोगों की टेस्ट कितनी मिलती है ना। कुमार वंदना भी पहले आपस में यही सोचते थे। जहाँ भी जाते और सोचते, हमारी पसंद एक दूसरे से कितनी मिलती है। शुरू में शायद यही कारण रहा हो, पर अब तो कहीं भी जाने का मतलब है घंटे 2 घंटे साथ बैठ लेना। भीड़ के बीच का यह एकांत उन्हें अब बेहद अच्छा लगने लगा है। सबके बीच रहकर भी अपने आप में खोए रह सकते हैं। पर यहाँ कुछ दिनों से इस अधेड़ दंपति जो कि उनके पीछे पड़ गए हैं, उनके सामीप्य का सारा सुख सोख लेते हैं। और आज तो वंदना अकेले उनके हत्थे चढ़ गई है। आज डॉक्टर साहब नहीं आए? जी, कुछ मरीज आ गए थे, वंदना ने बात टालते हुए कहा। पता नहीं किस को घड़ी में डॉक्टर साहब ने इनको अपने डॉक्टर होने की बात बता दी थी। आप भी डॉक्टर हैं ना? नहीं। आपकी शादी को कितने साल हो गए? वह महिला जैसे कुमार की अनुपस्थिति का पूरा लाभ उठाना चाह रही थी। पड़ोसन ने झट अपने पति के कान में यह बात फुसफुसा कर डाल दी और दूसरा सवाल दागा, बच्चे तो होंगे? जी, 4। यह सूचना अपने पति को दी गई, इस रिमार्क के साथ कि दोनों फिर भी कितने फ्रेश लगते हैं। नाटक तब तक अपने उबाऊ चरण से उबर चुका था और मंच पर कुछ चहल पहल शुरू हो गई थी। आगे पीछे बैठे लोग शिकायत की नज़रों से वंदना को घूरने लगे थे। वंदना खुद इस स्थिति से ऊबने लगी थी। वह एक झटके के साथ उठी और बाहर आ गई। सौभाग्य से अभी रात ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी और उसे जल्दी ही रिक्शा भी मिल गया और 10 मिनट वह घर पर थी। ठीक 6:15 बजे वह घर से निकली थी और 7:30 हो रहे थे अब। 1.25 घंटे में उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। माँ शायद खाना खा रही थी। घंटे की आवाज़ सुनकर वैसे ही दौड़ी आ गई। अरे वंदु, बड़ी जल्दी आ गई। अरे माँ, तुम्हें खाना खाते बीच में उठना पड़ा। व्रत तो नहीं था आज? अरे नहीं, नहीं तो तुम यहीं फुल स्टॉप कर लोगी। अरे आधी रोटी कम ही खा लूँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तू क्यों जल्दी लौट आई है? शो कैंसिल हो गया क्या? नहीं माँ, शो क्यों कैंसिल होगा? कुमार साथ नहीं थे आज। रात को अकेले लौटने में दिक्कत होती। उनके भरोसे में अपनी लूना भी तो नहीं ले गई थी। बेकार ही रिक्शा में 12 रुपये फूंक गए। उसने लापरवाही से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। पर्स को सोफे पर डाल दिया। लेकिन कुमार आया क्यों नहीं? ओह माँ, इमरजेंसी भी तो कुछ चीज़ होती है ना डॉक्टर्स के लिए। पता है,
उनकी बीवी का ऑपरेशन हुआ है। क्या? माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। और क्या, मरते मरते बची है? बच्चा तो पेट में ही मर गया था। वंदना ने माँ के विस्मय को अनदेखा करते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि माँ बच गई, नहीं तो लड़कियाँ बेचारी अनाथ हो जाती। लेकिन माँ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वंदना ने कहा, माँ अब जब मैं आ ही गई हूँ तो तुम अपना खाना पूरा कर लो ना। मैं कल का चैप्टर थोड़ा देख लेती हूँ। सुबह तो ऐसी भागम भाग मची रहती है कि बस। माँ को वहीं मूर्तिवत खड़ा छोड़कर वंदना अपने कमरे में चली आई। चैप्टर तो वह क्या ही देखती, बत्ती बुझाकर वह सीधी अपनी मच्छरदानी में घुस आई और उस अंधेरे में भी मच्छरदानी में दुबके रहने पर भी माँ की फटी फटी आंखों से उसका पीछा न छूटा। पर माँ का भी क्या दोष था? जब डॉक्टर सक्सेना, कुमार के पार्टनर ने उसे यह सूचना दी थी तो उसकी आंखों का फैलाव तो शायद इससे भी दुगना हो गया था। तभी तो सक्सेना ने घबराकर पूछा था, माफ़ कीजिए वंदना जी, पर क्या आपको सचमुच पता नहीं था? आश्चर्य उसके चेहरे पर कुछ इस कदर फैल गया था कि अब नाटक करने में कोई तुक ही नहीं था। फिर भी अपने स्वर को संयत करके वह बोली, दरअसल हम लोगों के बीच में इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा उसने जानबूझकर नहीं चलने दी होगी। वंदना चौंक गई। सक्सेना आगे कहता रहा, क्योंकि न सिर्फ उसकी बीवी है बल्कि 2 बच्चियां भी हैं। लड़कों के मामले में ही वह अनलकी रहा है। 2 साल पहले मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और इस बार फिर मरा हुआ बच्चा। क्या कह रहे हैं? बट ही लुक्स सो यंग। वो तो स्वाभाविक है, पढ़ते हुए ही शादी हो गई थी। MBBS करके निकला, तब तक एक बच्चे का बाप बन चुका था। उस समय भी वह किसी ऐब की तरह इस बात को छिपाता था। वंदना हैरान थी। वही अपने प्राइवेट लाइफ को दबा कर रखने की आदत अब भी बनी हुई है। वंदना ने हैरानी से पूछा, क्या अब भी हमारे देश में इस तरह की शादियाँ होती हैं? सक्सेना हंस पड़ा। आपका देश शायद महानगरों तक ही सीमित है वंदना जी, वरना गांव में तो ऐसी शादियाँ आम है। वहाँ तो पढ़ने वाले लड़के ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। क्यों? सस्ते जो मिल जाते हैं। एक बार डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बन गया लड़का तो फिर लाखों पर टूटती है बोली। इसलिए लोग उन्हें पहले से बुक कर लेते हैं। खैर, कुमार की तो सारी पढ़ाई ही इसके ससुराल के दहेज के ऊपर हुई है। इसके पिता की इतनी हैसियत ही कहाँ थी? सक्सेना फिर बड़ी देर तक कुमार के घर परिवार के बारे में बताता रहा। वंदना शिष्टाचारवश हाँ हूँ कर रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मन जैसे सुन्न हो गया था। वह लगातार यही सोच रही थी कि सक्सेना क्या सोच रहा होगा। ज़रूर मन ही मन उसकी हंसी उड़ा रहा होगा। MA PhD होने का दम भरती है ये लड़की, पर इतना बड़ा झूठ नहीं पकड़ पाई। ज़रूर ही उस पर तरस खा रहा होगा मन ही मन सक्सेना। इसीलिए सक्सेना जब सांस लेने के लिए रुका तो उसने घड़ी देखते हुए कहा, मैं चलूँगी अब। हॉल में अंधेरा हो जाता है तो सीट खोजने में बड़ी दिक्कत होती है। यही नहीं, उसने सड़क पर दौड़ते एक खाली ऑटो को देख लिया और हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। वह सक्सेना को बता देना चाहती थी कि कुमार का साथ उसके लिए नाटक आदि देखने के लिए ही ज़रूरी लगता था। वह ये भी दिखाना चाहती थी कि इतने बड़े रहस्योद्घाटन से वह ज़रा भी विचलित नहीं हुई है। कुमार की अचानक अनुपस्थिति से उसके कार्यक्रम पर कोई असर भी नहीं पड़ा है। यह एक जिद थी उसकी जो उसे हॉल तक खींच ले गई थी। उस बातूनी महिला से अगर मुलाकात न हुई होती तो वह शायद पूरा नाटक देख कर ही लौटती। उस देवी की याद आते ही वंदना को हंसी आ गई थी। कैसे प्रश्नों की फौज लेकर उस पर पिल पड़ी थी और वंदना भी क्या सफाई से जवाब दिए जा रही थी। यह तो अब जाकर एहसास हुआ था कि उसने अपने मन से इस सब बात में कुछ भी नहीं जोड़ा था। वह तो सक्सेना से जो कुछ सुनकर आ रही थी वही बता रही थी। वह तो सोच रही थी कि सारी बातें उसके कानों से टकराकर वैसे ही लौट रही थी। ये तो अब जाना कि एक एक बात उसके
मनोहर पटल पर अंकित हो गई हैं। यह भी याद आया कि जिन दिनों कुमार के प्रेम में आकंठ डूबी हुई थी, वह कुमार की पत्नी चौथे बच्चे की तैयारी कर रही थी। ओह गॉड! अगले 4-5 दिन जीवन जैसे जहाँ का तहाँ थम सा गया था। वंदना के सपनों का महल भरभरा कर गिर पड़ा था। उसके मलबे के नीचे मुंह छिपाकर पड़ी रही थी वह। उसकी चेतना को जैसे लकवा मार गया था। माँ असहाय नज़रों से उसका छटपटाना देखती रही। उन्होंने कोई पहल नहीं की, क्योंकि जानती थी कि वंदना का वह दुख सांत्वना से परे है। समय ही ये घाव भर पाएगा। उनकी अपनी हताशा भी थी, जो कुछ कम नहीं थी। पिछले दिनों बेटी के भविष्य को लेकर वे कितनी निश्चिंत हो गई थी। कैसे कैसे सुखद कल्पनाओं का ताना बाना बुनने लगी थी। उनकी सखी सहेली ने तो छेड़ा भी था उन्हें। आप तो बहुत लकी हो बहन जी, घर बैठे मुफ्त में डॉक्टर दवाई मिल रहा है। तब वे भीतर से छलकती अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए कहती, तुम्हें क्यों, मेरी लड़की भी तो हीरा है। शायद उन्हीं ईर्ष्यालु पास पड़ोसियों की जलती नज़रें उनकी खुशी को खा गई थी। पर इस तरह थक हार कर कोई कितने दिन बैठ सकता है। जिंदगी की सच्चाइयों से कभी तो आंख मिलानी ही होती है। वंदना भी एक दिन मन पर जमी निराशा की गर्द को झटक कर उठ खड़ी हुई। अपने अरमानों की गठरी को उसने अंतस के अंधेरे कोने में पटक दिया और बड़ी दिलेरी से सामने आए यथार्थ से हाथ मिला लिया। उस दिन जब वह हमेशा की तरह गुनगुनाते हुए कॉलेज के लिए तैयार होने लगी, तो माँ के मन से जैसे बहुत बाहरी बोझ उतर गया। इस लड़की ने तो पिछले दिनों उनकी भूख प्यास हर ली थी। माँ, शाम को थोड़ा लाइब्रेरी होते आऊँगी, देर हो जाए तो चिंता मत करना, वंदना ने कहा तो उनकी आंखें खुशी से छलक उठी। चलो, लड़की फिर से नॉर्मल होती जा रही है। कॉलेज से छूटते ही वंदना ने गाड़ी कुमार के क्लिनिक की ओर मोड़ दी। अब तो उसे इस रास्ते का एक एक मोड़ याद हो गया है। वह केवल संयोगी था जो पहली बार उसे यहाँ लाया था। 4 दिन बाद उसका पहला स्टेज प्रोग्राम था। वो बेहद नर्वस हुई जा रही थी और खांसी थी कि पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके संगीत वाले गुरुजी उसे स्टेज फियर का नाम दे दिया था। माँ का मतलब भी शायद ऐसा ही कुछ था, और उन्होंने घरेलू उपचारों से वंदना को इतना आक्रांत कर दिया था कि वह भागने की राह ढूंढने लगी थी। उस दिन गुरुजी के घर से लौटते हुए इस जुड़वा क्लिनिक पर नज़र पड़ गई थी। शायद नया ही खुला था। कोई डॉक्टर सक्सेना थे, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार, नाक कान गले वाले, इन दोनों डॉक्टरों ने सहयोग से क्लिनिक खोले हुए थे। वह तुरंत लूना से उतर पड़ी थी। ये एक संयोग ही था कि उस दिन कुमार क्लिनिक में अकेले थे और फुर्सत में भी थे। देर तक वे उससे कई सारी बातें पूछते रहे। 2 ही दिन में उन्होंने न सिर्फ उसका गला ठीक कर दिया, बल्कि चौथे दिन उसके नए स्टेज शो को देखने पहुंच गए थे। अपनी नई दवा का असर देखने आया हूँ, उन्होंने कहा था, और उस दिन से एक नई कहानी का सूत्रपात हुआ था। अब जब भी समय मिलता वे दोनों साथ हो लेते और कोई कार्यक्रम देख आते। कोई कार्यक्रम नहीं मिलता तो किसी कला फिल्म को देख कर आ जाते। डॉक्टर कुमार को आश्चर्य होता कि यह समाजशास्त्र की व्याख्याता साहित्य और संगीत में इतना दखल कैसे रखती है, और वंदना हैरान थी कि रसिक और कला मर्मज्ञ यह व्यक्ति डॉक्टर कैसे बन गया। इसकी जगह तो कोई और थी। जो भी हो, साथ बिताई हर शाम उनके लिए अविस्मरणीय बन गई थी। वंदना तो जैसे सुख के हिंडोले पर झूल रही थी। तब क्या पता था कि उसकी खुशी का प्रत्येक पल चोरी का है। अब तो वह उन दिनों के बारे में सोचती भी है तो आत्मग्लानि से भर उठती है। सक्सेना अकेला ही मरीजों से जूझ रहा था। अपनी सदाबहार मुस्कान के साथ वंदना ने उसे हेलो किया तो वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसका अगला प्रश्न तो और भी चौंकाने वाला था। डॉक्टर सक्सेना, आपने उस दिन कहा था ना कि डॉक्टर कुमार मिसेस कुमार को यहीं हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए हैं।
कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है? उस दिन आपसे पूछना भूल गई थी। अपने आश्चर्य पर किसी तरह काबू पाते हुए सक्सेना ने एक नर्सिंग होम का पता दे दिया। धन्यवाद देते हुए वह नीचे उतर आई। लूना स्टार्ट करने को ही थी तो देखा सक्सेना भी पीछे पीछे आ गया है। डोंट बी फॉर्मल डॉक्टर, आपके मरीज परेशान होंगे। वंदना जी, एक बात कहनी थी। सक्सेना के स्वर से वह थोड़ा चौंकी। मैं ये चाहूँगा कि आप अभी वहाँ न जाए तो अच्छा है। एक तो मिसेज कुमार की हालत अभी बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। सक्सेना जैसे ही रुका तो उसने पूछा, दूसरी क्या बात? दूसरी बात यह है कि आप वहाँ जाएंगी तो डॉक्टर कुमार ये सोचेंगे कि मैंने ही वहाँ का पता देकर आपको वहाँ भेजा है। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। ही डज़ नॉट लाइक इट। और फिर आप तो जानती हैं कि दोस्ती बहुत नाजुक चीज़ होती है। जरा से में गलतफहमी हो जाएगी। और आप जानती हैं, दोस्त तो हम हैं ही, अब काम धंधे से भी जुड़ गए हैं। वंदना जैसे ही चलने को ही सक्सेना ने फिर कहा, एक बात और। अब क्या हुआ? सुनिए, कुमार का आप जब भी न्याय करेंगी तो थोड़ा नरमी बरतिए। दरअसल वह व्यक्ति सजा के नहीं, दया के काबिल है। क्या मतलब? मतलब ये कि बेचारा बहुत अकेला पड़ गया है। वो कैसे? ही इज़ इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड। भावनिक कुंठा का शिकार है वह। बौद्धिक मैत्री के लिए तरस गया है बेचारा, तभी शायद आपसे जुड़ गया था। पत्नी क्या एकदम अनपढ़ है? नहीं तो शादी के समय इंटर पास थी, तब इतनी प्यारी प्यारी खत लिखती थी। शादी की बात तो वह छिपा जाता था, पर पत्र की बात नहीं छिपा पाता था। हम एक दो लोगों को छोड़कर सब यही समझते थे कि वह कुमार की कोई प्रेमिका है, और सब इस बात से उससे बहुत जलते भी थे। और अब तो कुमार को देखकर उस पर तरस आता है। उसकी पत्नी को देखकर हैरानी होती है। पता नहीं उसका सारा माधुर्य इसने सौंप लिया है। कुमार में जितना अभिजात्य है, वह उतनी ही फूहड़, गंवार और कर्कशा है। पर वे दोनों अभी भी एक दूसरे को चाहते तो हैं। वंदना ने सूखी सी हंसी हंसते हुए कहा। डॉक्टर कुमार की पत्नी आज अपना सब कुछ पढ़ा लिखा भूल गई है। उसके स्वभाव की मिठास भी उसने भुला दी है। तो यह दोष किसका है? उस दिन आप ही बता रहे थे कि यह हादसा उनके यहाँ पहली बार नहीं हुआ है। आप ही बताइए, जो औरत मन से, शरीर से, प्राण से इतनी टूट गई हो, वह सौम्य और सुंदर कैसे बनी रह सकती है? सुरुचि संपन्न बने रहने के लिए भी तो समय और साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, साथी का सहयोग और सहानुभूति भी चाहिए। आपके दोस्त ने उन्हें क्या दिया? सक्सेना बता रहा था। आपके दोस्त ने तो उन्हें ससुराल की खुली जेल में छोड़ दिया और निश्चिंत हो गया। यमराज दरवाजे पर दस्तक ना देते तो मिसेज कुमार शायद कभी भी शहर का मुंह न देख पाती। वो औरत पति की महत्वाकांक्षाओं के लिए शहीद होती रही, और शहादत का तमगा ये महाशय लटकाए घूम रहे हैं। सक्सेना की बातों से पता नहीं कितनी देर तक वंदना मन ही मन उफनती रही, फिर भी उसका मन नहीं भरा। लौटते समय भी उसका मन आक्रोश से लबालब था। ये तो अच्छा हुआ कि सक्सेना के अनुरोध पर वह कुमार से मिलने चली नहीं गई, और उसने कुमार से मिलना स्थगित कर दिया था। नहीं तो शायद वह इस बमबारी को नहीं झेल पाता, सचमुच शहीद हो जाता। फिर भी उसने तय कर लिया था कि जब भी कुमार से सामना होगा उसका, वह उसे खरी खरी सुनाएगी ज़रूर। कहेगी, जनाब, हम 20वीं सदी के अंतिम छोर पर खड़े हैं। तुम कोई मध्ययुगीन सामंत नहीं हो कि रानियों की फौज पाल लोगे। एक जो तुम्हारे लिए वारिस पैदा करे, एक जो तुम्हारा मनोरंजन करे, और एक जो तुम्हें राजकाज में मदद करे। और आज की नारी तो इतनी सक्षम है कि वह एक साथ सारी भूमिकाएं निभा सकती है। वह एक साथ तुम्हारी गृहिणी भी हो सकती है, तुम्हारी सखी भी हो सकती है, और तुम्हारी सची भी हो सकती है। उसे तुम एक बार मौका तो दो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी रानियाँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए।
क्या आपको डॉक्टर कुमार का व्यवहार, अपनी शादी का सच छुपा जाना और शहर की लड़की से दोस्ती रखना उचित लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।